हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड व हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे 20 हिंदी के और 30 हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इन उत्तराखंड के प्रश्नों में ही मैंने कुछ प्रमुख सूचकांकों से भी प्रश्न लिए हुए हैं, यानी कि आपको करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों, आपकी ये जो भी परीक्षा है, अभी बिल्कुल जो भी परीक्षा होने वाली है आपकी बंदी रक्षक, इस परीक्षा के लिए और आगे जितनी भी आपकी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपने स्कोर को चेक कर रहे हैं। आपके 50 में से अगर 45 या फिर 45 प्लस अगर रहते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि आपकी उत्तराखंड व हिंदी की तैयारी भली भांति और अच्छी तरीके से आगे बढ़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर इससे कम आप लोगों का स्कोर आता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय न खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से वर्तस्य ध्वनि है। अब देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि ये आपने वत्सर्य नहीं पढ़ना है, आपने ध्यान रखना है यह वर्तस्य ध्वनि, यह वर्तस्य लिखा गया है। अब आपने बताना है दोस्तों इन चारों वर्णों में से कौन सी एक वर्तस्य ध्वनि है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारा सा लिखा गया है, सा से सपेरे वाला सा, इसी को दोस्तों हम लोग वर्तस्य ध्वनि या फिर दंत्य सा भी कहते हैं। अब दोस्तों, जो वर्तस्य होता है इसका मतलब हो गया दंतमूल या फिर मसूड़ा। तो दोस्तों मसूड़े के लिए ही वर्तस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस वाले शाह को हम लोग वर्तस्य सा या फिर दंत्य सा भी कह सकते हैं। वहीं दोस्तों, जो सबसे पहला हमारा पेट कटा शाह है इसे हम लोग मूर्धन्य शाह कहते हैं। और जो दोस्तों हमारा सलजम वाला शाह है इसे हम लोग तालु शाह कहते हैं। और जो दोस्तों हमारा हा है इसे हम लोग काकल्य वर्ण कहते हैं। आपने चारों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हुताशन शब्द किसका पर्यायवाची शब्द होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुताशन शब्द दोस्तों हमारे आग का पर्यायवाची होगा। आपने ध्यान रखना है दोस्तों, वैश्वानर, हुताशन, ज्वलन, कृषाणु, अग्नि, आग, पावक, सुखी, सुचि, हरि, यह सभी दोस्तों हमारे आग शब्द के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है। अब दोस्तों इन चारों में से आपने बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा एक शब्द संज्ञा शब्द है हमारा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गोपाल जो शब्द है दोस्तों वह हमारा संज्ञा शब्द होगा। वही लिखना दोस्तों जो है ये हमारा क्रिया हो गई, उसने दोस्तों हमारा सर्वनाम हो गया। तो आपने ध्यान रखना है कि गोपाल जो शब्द है हमारा संज्ञा शब्द है। किसी का भी नाम दोस्तों हमारा संज्ञा शब्द होता है। अगला प्रश्न हमारा, किन प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया या धातु के अंत में किया जाता है। तो दोस्तों आपने बताना है कि ऐसे कौन से प्रत्यय होते हैं जिनको हम लोग दोस्तों क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग में लेकर के आते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कृत प्रत्यय दोस्तों वह प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग क्रिया या धातु के अंत में करते हैं। वहीं दोस्तों आपने तद्धित प्रत्यय से ध्यान में रखना है कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम लोग संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के अंत में करेंगे वह दोस्तों हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो किस चिन्ह के द्वारा उसे फिर से लिखा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के कहने भी ऐसा हुआ होगा कि आप कोई लाइन लिखते हैं और आप कोई शब्द भूल जाते हैं। तो दोस्तों आपको बाद में वो शब्द याद आता है तो फिर उसके बाद आप एक चिन्ह लगाते हैं और फिर उस शब्द को लिखते हैं। आपने बताना है उस चिन्ह का नाम क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हंसपद दोस्तों वह चिन्ह है। और दोस्तों मैंने इन चारों ही चिन्हों के आगे इनके चिन्ह भी बनाए हुए हैं, जिससे कि आप लोग इनको देख सकते हैं। इनके नाम के साथ साथ इनके चिन्ह को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कई बार इन चिन्हों को देख करके पूछ लिया जाता है यह कौन सा चिन्ह है। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण शब्द में कौन सी संधि होगी। अब दोस्तों इन चारों संधि में से आपने बताना है पर्यावरण शब्द में कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यण संधि दोस्तों इसमें मौजूद होगी। जब दोस्तों आप पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो आपको प्राप्त होता है परिधन आवरण। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में शुद्ध वर्तनी बताइए। अब दोस्तों इन चारों शब्दों में से आपने बताना है कि प्रज्वल शब्द हमारा किस वर्तनी में शुद्ध लिखा गया है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रज्वल दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, वैज्ञानिक शब्द में किसका प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों आपने बताना है कि वैज्ञानिक शब्द में किसका प्रयोग किया गया है। उपसर्ग का किया गया है, प्रत्यय का किया गया है, ए व बी दोनों का किया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैज्ञानिक शब्द में दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दोस्तों जब हम इसको देखेंगे तो यह शब्द हमें मिलेगा विज्ञान धन इक। जब दोस्तों इसमें इक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो यह वैज्ञानिक शब्द में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
निर्विवाद शब्द में कौन सा समास होगा। अब दोस्तों आपने बताना है इस निर्विवाद शब्द में इन चारों में से कौन सा समास होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास दोस्तों इसमें मौजूद होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी शब्द के आगे अगर आपको दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ दिखाई देता है तो दोस्तों उसमें हमारा अव्ययी भाव समास होता है। और दोस्तों इसमें हमें निर उपसर्ग देखने के लिए मिल रहा है, तो दोस्तों इसमें हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न हमारा, सरकार किस भाषा का शब्द है। अब दोस्तों इन चारों भाषाओं में से आपने बताना है कि सरकार किस एक भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार दोस्तों हमारी फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, हवा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों इसमें मौजूद होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस इन तीनों ही के अंदर जो दोस्तों हमें सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी वह सभी के सभी दोस्तों हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर ही आएंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एक शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग में आता है। अब दोस्तों इन चारों शब्दों में से आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में आता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता जो शब्द है दोस्तों वह शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग में आता है। देखिए दोस्तों जैसे आप लोग बोलते हैं अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए नहीं कहते, तो दोस्तों हस्ताक्षर शब्द भी हमारा बहुवचन हो गया। अक्षत दोस्तों आप लोग देखते होंगे तो अक्षत भी कहते हैं, अक्षत लगा दीजिए दोस्तों, अक्षत लगाइए या फिर अक्षत ले आइए। तो दोस्तों जो अक्षत शब्द है यह भी हमारा बहुवचन में ही प्रयोग में आएगा। दर्शन जो शब्द है, आपके दर्शन हो गए, तो दोस्तों इसमें भी हमें बहुवचन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप बोलते हैं जनता सब जानती है, तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि यह एक वचन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में आ रहा है। तो दोस्तों जो हमारा जनता शब्द होगा यह शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग में आएगा। अगला प्रश्न हमारा, चारों बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। अब दोस्तों इन चारों विशेषण में से आपने बताना है कि वाक्य में कौन सा इसमें विशेषण होगा। यह चारों ही विशेषण दोस्तों हमारे संख्यावाचक विशेषण के ही उदाहरण हैं, उसी के दोस्तों अंग हैं ये। आपने बताना है इन चारों में से इन शब्द में इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चारों बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वाक्य में दोस्तों समुदायवाचक विशेषण होगा। वही दोस्तों अगर यह हमारा वाक्य इस प्रकार से होता कि चार बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तब दोस्तों इसमें हमारा गणनावाचक विशेषण होता। आपने दोनों में ही डिफरेंस समझना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में अविकारी शब्द कौन सा होगा। दोस्तों इन चारों शब्दों में से आपने बताना है कि अविकारी शब्द इन चारों में से कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्द दोस्तों लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, वह शब्द दोस्तों हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसलिए जो शब्द लिखा गया है इसमें यह दोस्तों हमारा एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द दोस्तों आप चाहे इसे किसी भी पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, चाहे स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, यह शब्द दोस्तों कभी परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो अन्य तीन शब्द हैं हमारे यह परिवर्तित हो जाएंगे, यह तीनों ही हमारे बाकी विकारी शब्द हैं। अगला प्रश्न हमारा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी को हिंदी के ताजमहल की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों आपने बताना है कि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना दोस्तों कामायनी थी। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है 1935 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। आपने बताना है कि इस कामायनी को हिंदी के ताजमहल की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कामायनी को हिंदी के ताजमहल की उपाधि दी गई थी। बाकी दोस्तों आपने सुमित्रा नंदन पंत जी से ध्यान में रखना है कि इनको वर्ष 1968 में इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सबसे पहले किस कवि को सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों आपने बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस हिंदी के कवि को सबसे पहले सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माखन लाल चतुर्वेदी को दोस्तों इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना हेम तरंगिणी के लिए वर्ष 1955 में दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पतंग उड़ रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे हमारे वाक्य में तीन प्रकार के वाच्य हमें देखने के लिए मिलते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य। आपने बताना है इस वाक्य में कौन सा एक वाच्य होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस वाक्य में दोस्तों कर्मवाच्य होगा। अब देखिए दोस्तों कर्म की पहचान के लिए हम लोग क्या और किसको से प्रश्न करते हैं। आप प्रश्न करेंगे क्या उड़ रही है, तो दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा पतंग उड़ रही है, यानी कि इस वाक्य में कर्म प्रधान है। कर्ता दोस्तों हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए दोस्तों इसमें हमारा कर्मवाच्य होगा।
अगला प्रश्न हमारा, मित्रों को काटकर केक खिलाओ वाक्य में कौन सी अशुद्धि है आपने बताना है। लिंग संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी है, संज्ञा संबंधी है या फिर पदक्रम संबंधी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मित्रों को काटकर केक खिलाओ में वाक्य में दोस्तों पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। यानी कि दोस्तों अगर ये वाक्य हमारा रहता मित्रों को केक काटकर खिलाओ तो ये वाक्य हमारा शुद्ध रहता, मगर दोस्तों इसमें काटकर पहले और केक बाद में लिखा गया है तो इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि देखने के लिए हमें मिल रही है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र में लगने वाली आग वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। अब दोस्तों आपने बताना है कि समुद्र में लगने वाली आग वाक्य के लिए एक शब्द क्या बैठेगा इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र में लगने वाली आग को दोस्तों हम लोग बड़वानल या फिर बड़वाग्नि के नाम से हम लोग जानते हैं। वहीं दोस्तों पेट में लगने वाली आग को आपने ध्यान में रखना है, जठराग्नि कहा जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को आपने दावाग्नि कहना है। आपने इन तीनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी छांटिए। और दोस्तों हमारे हिंदी का ये अंतिम प्रश्न है। आपने बताना दोस्तों इन चारों में से अतिशयोक्ति शब्द कौन सा हमारा शुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति दोस्तों हमारा ऑप्शन सी की तरह सही लिखा गया है। वहीं दोस्तों जो हम लोग गलती करते हैं इसमें वो ऑप्शन बी वाली कर देते हैं कि हम आधा शाह इसमें बना देते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि आधा शाह नहीं, इसमें पूरा शाह ही लगेगा। दोस्तों यहाँ से हमारे उत्तराखंड के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला प्रश्न दोस्तों हमारे उत्तराखंड का, देवप्रयाग में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब दोस्तों आपने बताना है कि देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किसके द्वारा करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य चक्रधर जोशी जी के द्वारा दोस्तों वर्ष 1946 में देवप्रयाग में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड का एकमात्र सिद्धपीठ जहां गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है कौन सा है। दोस्तों इन चारों में से आपने बताना है ऐसा कौन सा एक सिद्धपीठ है जहां दोस्तों गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरकुंडा देवी मंदिर दोस्तों, जो कि हमारा टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड का यह एकमात्र सिद्धपीठ है जहाँ पर दोस्तों गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है। वही दोस्तों आपने धारी देवी ध्यान में रखना है। धारी देवी मंदिर दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। हाट कालिका मंदिर दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित है। और वही नंदा देवी मंदिर दोस्तों हमें अल्मोड़ा, नैनीताल और दोस्तों बागेश्वर में देखने के लिए मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। दोस्तों आपने बताना है कि उत्यासू बांध परियोजना इन चार नदियों में से किस एक नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्यासू बांध परियोजना दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले में अलकनंदा नदी पर बनाई गई है और इस परियोजना की क्षमता 1000 मेगावाट है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड का कौन सा लोकगीत पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। अब दोस्तों इन चारों गीतों में से आपने बताना है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा लोकगीत है जो पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजूबंद गीत दोस्तों वह गीत है जो ऐसा लोकगीत है हमारे उत्तराखंड का जो पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। वही दोस्तों आपने झुमेलों से ध्यान में रखना है, या प्रेम व प्रणय गीत है। और खुदैन गीत जो दोस्तों जो है यह जो जितनी भी महिलाएं होती है, शादीशुदा महिलाएं होती है, ये अपने मायके की याद में इस गीत को गाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, पंचेश्वर में काली नदी का संगम किस नदी से होता है। अब दोस्तों आपने बताना है कि काली नदी का संगम पंचेश्वर में किस नदी से होता है। वैसे आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि काली नदी हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है। आपने बताना है दोस्तों कि इसका संगम पंचेश्वर में किस नदी के साथ होता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचेश्वर में दोस्तों काली नदी का संगम सरयू नदी के साथ होता है। और आपने ध्यान रखना है कि जो सरयू नदी है दोस्तों यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरयू नदी की लंबाई दोस्तों कुल 146 मीटर है। यह बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है और पंचेश्वर में दोस्तों काली नदी से संगम करती है। और इन्हीं दोनों के संगम पर दोस्तों अभी पंचेश्वर बांध बनाया जा रहा है जो कि जिसकी क्षमता दोस्तों 6480 मेगावाट और जिसकी ऊंचाई 315 मीटर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है। अब दोस्तों इन चारों बुग्यालों में से आपने बताना है कि कौन सा एक बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है। अब दोस्तों जो लोग बुग्याल नहीं जानते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि घास के मैदानों को दोस्तों जो लघु हिमालय की ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें ही हम लोग दोस्तों बुग्याल के नामों से जानते हैं। आपने बताना दोस्तों इन चारों बुग्यालों में से कौन सा एक बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोपता बुग्याल दोस्तों हमारा चमोली जिले में स्थित नहीं है। यह दोस्तों हमें रुद्रप्रयाग जिले में देखने के लिए मिलता है। वहीं दोस्तों जो चोपता बुग्याल है इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आपने दोस्तों बेदनी बुग्याल से ध्यान में रखना है, यह हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल जो कि चमोली में स्थित है।
अब दोस्तों मैंने 3 से 4 प्रश्न आप लोगों के लिए करंट के एक प्रमुख कुछ सूचकांकों से लिए हुए हैं, जहां से दोस्तों आपके प्रश्न बनने के अधिकतम चांस रहते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नीति आयोग के द्वारा दोस्तों जुलाई 2023 में एक सूचकांक जारी किया गया था, निर्यात तैयारी सूचकांक। यह दोस्तों प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसमें ओवरऑल पूरे देश के हिसाब से अगर देखते हैं, पूरे भारत देश में देखते हैं, तो हमारे उत्तराखंड का इसमें 9वां स्थान रहा है। आपने दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, इसरो द्वारा मार्च 2023 में जारी भूस्खलन सूचकांक में देश भर के 147 जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। अब दोस्तों इसरो के द्वारा एक मार्च 2023 में एक सूचकांक जारी किया गया, जिसमें दोस्तों देश के 147 भूस्खलन दोस्तों प्रभावित क्षेत्रों को रखा गया था, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। और उत्तराखंड का कौन सा जिला दोस्तों पूरे देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रुद्रप्रयाग जिला दोस्तों हमारे देश भर के 147 जिलों में से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सबसे नंबर 1 पर रहा है। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। वहीं दोस्तों सेकंड नंबर पर हमारा टिहरी गढ़वाल जिला है। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड नंबर पर हमारे उत्तराखंड के ही जिले हैं। यह प्रश्न दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक की जून 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा है। दोस्तों आपने बताना है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक की जून 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 11वां स्थान दोस्तों हमारा उत्तराखंड का देश भर में रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड अर्थ व संख्या निदेशालय द्वारा अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। अब दोस्तों ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा करी गई है, तो उत्तराखंड अर्थ व संख्या निदेशालय के द्वारा। कब करी गई, तो अप्रैल 2023 में जारी करी गई है। और इसके अनुसार दोस्तों उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 निकली है। आपने इसे भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार है। उसके बाद दोस्तों उधम सिंह नगर सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर हमारा देहरादून रहा है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा रहा, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला रहा है। और उसके बाद दोस्तों बागेश्वर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान को दिल्ली से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था। अब दोस्तों आपने बताना है कि वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान को दिल्ली से हमने कब दोस्तों देहरादून में ट्रांसफर किया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। वर्ष 1976 में दोस्तों वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान को दिल्ली से देहरादून स्थानांतरित किया गया था। वैसे दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 1968 में दिल्ली में करी गई थी, और वर्ष 1976 में से देहरादून स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के पंचबदरी में से किस बदरी को पहला बदरी कहा जाता है। अब दोस्तों इन चारों बदरी में से आपने बताना है कि उत्तराखंड के पंचबदरी में से किस एक बदरी को पहला बदरी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। वृद्ध बद्री को दोस्तों उत्तराखंड का पहला बद्री कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों कि शंकराचार्य के द्वारा सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा यहीं स्थापित करी गई थी, इसीलिए इसको दोस्तों पहला बद्री कहा जाता है। वैसे दोस्तों आपने पंचबद्री से ध्यान में रखना है। प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के पंचबद्री में सबसे उत्तर में कौन सा बद्री स्थित है। तो दोस्तों बद्रीनाथ सबसे उत्तर में स्थित बद्री है। वहीं दोस्तों पंचबद्री में सबसे दक्षिण में स्थित बद्री कौन सा है। तो दोस्तों आदि बद्री पंचबद्री में सबसे दक्षिण में स्थित बद्री है। इसे दोस्तों स्थानीय भाषा में नौठा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया था। अब दोस्तों आपने बताना है कि रम्माण जो उत्सव है हमारे उत्तराखंड का, इसको दोस्तों यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कब शामिल किया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया था। अब दोस्तों प्रश्न बनता है कि रम्माण जो यह है यह दोस्तों कहाँ, किस गाँव में, किस एरिया में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह सलूड़ व डुंगरी गाँव में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना
खोटानी भीमताल में किसके द्वारा करी गई थी? अब दोस्तों आपने बताना है कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना खोटानी भीमताल में किसके द्वारा करी गई है? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशोधर मठपाल जी के द्वारा दोस्तों लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1983 में खोटानी भीमताल में करी गई है। आपने ध्यान रखना है दोस्तों, यह एक व्यक्तिगत संग्रहालय है और इसकी देखरेख व साफ सफाई की सभी जिम्मेदारी दोस्तों यशोधर मठपाल ही निभाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भनरिया नाम निम्न में से किस देवता का है? अब दोस्तों इन चारों देवता में से आपने बताना है कि भनरिया नाम किस एक देवता का है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलू देवता, जो दोस्तों जिनको दोस्तों हमारे उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला देवता माना जाता है, वह देवता दोस्तों गोलू देवता, इनका ही एक अन्य नाम भनरिया है, आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2023 में राज्य की कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब दोस्तों आपने बताना है कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड राज्य की कितनी महिलाओं को दोस्तों तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल दोस्तों 14 महिलाओं को उत्तराखंड की तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में दोस्तों एक प्रश्न बन सकता है अभी, क्योंकि दोस्तों इनकी जो इस पुरस्कार के साथ जो धनराशि दी जाती थी उसमें 20,000 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है। यानी कि दोस्तों पहले इस पुरस्कार के साथ महिलाओं को 31,000 रुपये दिए जाते थे, मगर अब दोस्तों 20,000 रुपये बढ़ा करके अब 51,000 रुपये इस पुरस्कार के साथ महिलाओं को धनराशि भी दी जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं, निम्न में से कौन सी नदी उसमें शामिल नहीं है? दोस्तों इन 4 नदियों में से आपने बताना है कि दूधातोली पर्वत श्रेणी से कौन सी निकलने वाली एक नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी रामगंगा दोस्तों ऐसी नदी है जो हमारी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला से दोस्तों जो 5 नदियां निकलती हैं वह है हमारी पूर्वी नेयार, पश्चिमी नेयार, आटागाड़, वीनो और पश्चिमी रामगंगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों आपने बताना है इन चारों जिलों में से उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनीताल के दोस्तों भवाली में। नैनीताल के भवाली में उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी की स्थापना दोस्तों वर्ष 2004 में करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के किस हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है? अब दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाई हिमालय दोस्तों, जिसे हम लोग शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड के इस क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं दोस्तों सबसे कम वर्षा हमें महान हिमालय में देखने के लिए मिलती है। अगला प्रश्न है, फतेह शाह यशोवर्णन काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? दोस्तों इन चारों में से आपने बताना है कि फतेह शाह यशोवर्णन काव्य इसकी रचना किसके द्वारा करी गई है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र कंडियाल जी के द्वारा दोस्तों फतेह शाह यशोवर्णन काव्य की रचना करी गई है। वही दोस्तों आपने फतेह शाह से ध्यान में रखना है कि अकबर व और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति फतेह शाह के दरबार में भी नवरत्न विराजते थे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब दोस्तों आपने बताना है कि हमारा जो राज्य वृक्ष है बुरांस, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। दोस्तों रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम हमारे उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम है। वहीं दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों सोसूरिया अबवेलेटा ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है। वहीं दोस्तों कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम हमारे मास्कस काइसोगास्टर, और वहीं दोस्तों राज्य जो पक्षी हमारा मोनाल, उसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम दोस्तों हमारा लोफोफोरस इम्पीजेनस होगा। आपने इन चारों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? दोस्तों इन चारों धामों में से आपने बताना है कि उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ धाम दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह दोस्तों हमारे चारों धामों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित धाम है। इसके बाद दोस्तों बद्रीनाथ धाम, और उसके बाद यमुनोत्री, और सबसे निचाई पर जो दोस्तों धाम स्थित है वह गंगोत्री धाम स्थित है। आपने दोस्तों क्रम ध्यान में रखना है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की महिलाएं तिलहरी नामक आभूषण कहाँ धारण करती हैं? अब दोस्तों आपने बताना है कि तिलहरी नामक आभूषण उत्तराखंड की महिलाएं कहाँ धारण करती हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गले में दोस्तों उत्तराखंड की महिलाएं तिलहरी नामक आभूषण धारण करती हैं। यह प्रश्न दोस्तों 3 से 4 बार हमारे उत्तराखंड परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा,
उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। अब दोस्तों इन चारों जनजातियों में से आपने बताना है कि कौन सी जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजी जनजाति के लोग दोस्तों बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। वही दोस्तों आपने राजी जनजाति से ध्यान में रखना है कि इनको दोस्तों जंगल के राजा, वनरौत या फिर वनरावत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था। अब दोस्तों इन 4 डेट में से आपने बताना है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा किस एक डेट को दिया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2001 को दोस्तों उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और हमारा उत्तराखंड दोस्तों पूरे भारत का विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला 11वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा दत्त उप्रेती दोस्तों डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक हैं। साथ ही साथ में आपने ध्यान रखना है कि हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, इस प्रमुख पुस्तक के लेखक भी दोस्तों गंगा दत्त उप्रेती हैं और इनके द्वारा ही दोस्तों कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। भाषा का दोस्तों वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो गंगा दत्त उप्रेती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में करी गई थी। तो दोस्तों आपने बताना है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी रैमजे के काल में दोस्तों वर्ष 1858 में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर के द्वारा नैनीताल जिले में करी गई थी। आपने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, तिलाड़ी रवाई कांड के समय टिहरी रियासत का शासक कौन था। अब दोस्तों आपने बताना है कि तिलाड़ी रवाई कांड जिस समय हुआ टिहरी राज्य में, टिहरी रियासत में, तो दोस्तों उस समय टिहरी रियासत का शासक कौन था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नरेंद्र शाह दोस्तों उस समय टिहरी रियासत का शासक था। दोस्तों तिलाड़ी रवाई कांड जो कि 30 मई 1930 को हुआ था और इसमें दोस्तों चक्रधर जुयाल, जिसको दोस्तों उत्तराखंड का जनरल डायर बोला जाता है, इसके द्वारा दोस्तों जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि तिलाड़ी रवाई कांड के समय टिहरी रियासत का शासक नरेंद्र शाह था। और दोस्तों साथ ही साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिस समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी यानी कि जुलाई 1944 में, तो दोस्तों इस समय भी टिहरी रियासत का शासक नरेंद्र शाह था। यहां से भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चंद वंश का वह पहला राजा जिसने नेपाल के अजमेरगढ़ तक शासन किया था निम्न में से कौन है। अब दोस्तों इन चारों चंद राजाओं में से आपने बताना है कि वह चंद वंश का वह पहला राजा कौन था जिसने दोस्तों नेपाल के अजमेरगढ़ तक शासन किया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योत चंद दोस्तों वह शासक था जिसने नेपाल के अजमेरगढ़ तक शासन किया था। वही दोस्तों आपने भारती चंद से ध्यान में रखना है, इसका दोस्तों नेपाल के डोटी शासकों के साथ दोस्तों 12 वर्षों का युद्ध रहा था और इसी के द्वारा जो हमारा उत्तराखंड का चंद वंश है इसको डोटियों की अधीनता से इसने मुक्त कराया था। यानी कि भारती चंद ने चंद वंश को दोस्तों डोटी की अधीनता से मुक्त कराया था और इसका 12 वर्षों का युद्ध रहा था नेपाल यानी डोटी शासकों के साथ। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों आपने बताना है इन 4 राष्ट्रीय उद्यानों और उनके क्षेत्रफल में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जिसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है, वह दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से ही आपने ध्यान में रखना है कि वर्ष 1982 में दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी गई थी और वर्ष 2005 में इसको विश्व विरासत स्थल यानी कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था वर्ष 2005 में। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी क्योंकि दोस्तों मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, उस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एग्जाम में फ़ायदा जरूर पहुँचाएगा और आप लोग दोस्तों आपका जितना भी स्कोर इसमें बनेगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।